हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 9 अप्रैल। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हैं हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हमारे पीएम जया श्री महाबोधि ट्री ये अनुराधापुरा में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ गए थे, श्रीलंका में है ये लोकेशन। ये ट्री की इंपॉर्टेंस समझते हैं हम। इसे बो ट्री, फिकस रिलीजियोसा साइंटिफिक नेम है पीपल ट्री का। ये माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट लिविंग कल्टीवेटेड ट्री है। और ये ट्री का आया है आपका बोध गया में। जो बोधि ट्री है वो ब्रांच जो है उसका, उससे ये ट्री को उगाया गया था श्रीलंका में। ये जो बोधि ट्री है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वहाँ पे गौतम बुद्ध ने इनलाइटनमेंट प्राप्त की थी। ये ट्री के जो लेके गए थे वो थी संघमिता या फिर संघमित्रा। ये डॉटर है अशोक की, बुद्धिज्म फैलाने के लिए। ये बुद्धिस्ट नन थी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। जो संघमित्रा मिता है, ये जब अराइव की थी श्रीलंका, वो दिन को आज भी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। उदवप्पा पोया इस फेस्टिवल की तरह से। ये दिसंबर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है जब फुल मून होता है। आज की डेट में इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग है। संगमिता क्यों श्रीलंका गई थी, इस आप सब सोच रहे हो वो श्रीलंका क्यों गई थी। देखिए, जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल चल रहा था तो बुद्धिज़्म को फैलाने की बात आई। तो अशोका ने अपने बेटे महिंद्रा या फिर महिंदा, इनको श्रीलंका भेजा बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए। तो वहाँ पे जो किंग थे वहाँ के श्रीलंका के, देवनम पिया तीसा, ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जो वहाँ की रॉयल वुमेन्स होती है, जो महारानियाँ होती है, उनको कन्वर्ट करना होता है। तब ये अपनी बहन को बुलाते हैं संघमिता को कि ये इनकी हेल्प कर सके। जो ये रॉयल वुमेन्स है इनको कन्वर्ट करने में बुद्धिस्ट नन में। और पूरी लाइफ जो ये संघमिता थी, ये अनुराधापुरा में अपना पूरा लाइफ वहाँ पे रहती है। काफ़ी लंबे टाइम तक ये ट्री अपने आप ही सर्वाइव कर लेती है। मतलब पीपल ट्री एक ऐसी ट्री है जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, और ये रीग्रो कर लेती है। जैसे अभी बताया था, ये अपने ब्रांच से ही रीग्रो कर लिया था। और इसकी रूट और सीड्स इससे भी अपने आप वापस उग जाता है, रीग्रो कर जाता है। इसे डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई थी। जो मेजर नोटिस किया गया है, ये 1929 में एक पर्सन ने इसको काटने की कोशिश की। 1985 में LTTE मिलिटेंट ग्रुप है, इसने अटैक किया था अनुराधापुरा में, और इस ट्री के आसपास 146 लोगों को मार दिया था। अब ये जो महाबोधि ट्री है, जो बोध गया में जो बोधि ट्री है, उसका क्या हुआ। देखिए, आज की डेट में जो बोध गया में आपको जो ट्री दिख रहा है, पीपल का जो पेड़ दिखता है, वो ओरिजिनल पेड़ नहीं है। ये उसका कोई पार्ट या हिस्सा, जैसे बताया था ना अभी यहाँ पे, ये रीग्रो कर सकता है अपने रूट या सीड या फिर ब्रांच से। तो उसी के थ्रू ये ग्रो किया हुआ ट्री है। जो ओरिजिनल ट्री था वो, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था अशोका की वाइफ तीसया रक्षिता के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस समय ये संस्कृत एक पुस्तक है अशोका वंदना, उसमें लिखा गया है कि ये अशोका जी अपना मैक्सिमम टाइम इस बौद्ध ट्री के पास रहा करते थे। तो ये देख के उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा उदास थी कि ये मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये जा करके उस ट्री को कट कर देती है। तो ये पूरी स्टोरी थी। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि हाल ही में होम मिनिस्ट्री द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। उसमें यह बताया गया कि जो फॉरेन फंड्स मिलते हैं, NGO हो गया या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर किसी इंडिविजुअल को ये फंड मिला, तो उस पर्सन को ये फंड 4 साल के अंदर यूटिलाइज करना होगा। अगर नहीं यूज़ किया तो गवर्नमेंट उस पर रोक लगा देगी, उस फंड पे। मतलब क्या, 4 साल बाद भी अगर वो फंड आपके अकाउंट में है तो गवर्नमेंट उसे फ्रीज कर देगी। ये पावर आती है गवर्नमेंट के पास FCRA के अंतर्गत आती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इसकी स्टोरी शुरू होती है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1976 का टाइम में।
इस समय देश में थी इमरजेंसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को डर था उस समय के कि कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर कोई डोनेशन के कारण इंडिया में जो सिचुएशन वो और ख़राब ना हो जाए, तब ये लेके आया गया। फिर फर्स्ट टाइम से अमेंड किया गया 2010 में। जो मेजर चेंजेस की गई है वो आपका अमेंडमेंट हुआ 2020 में, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बताया गया कि जो एक्सेप्टेंस होता है या फिर यूटिलाइजेशन होता है फंड का, वो कैसे किया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये बोला गया, जो पहले से ही चली आ रही है 1976 से, उसमें ये बताया गया था कि कोई भी जज या फिर कोई एडिटर हो, किसी न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन का कोई एडिटर है, ये लोग, या फिर कोई कार्टूनिस्ट है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, या फिर कोई कैंडिडेट भी हो सकता है ना, इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो पर्सन हो गया, ये सब लोग फंड नहीं ले सकते। ये फॉरेन फंड्स ये लोग नहीं ले सकते हैं, इनको प्रोहिबिट कर दिया गया इस फंड से लेने से। 2020 में अमेंड किया जाता है, इसमें भी कुछ चेंजेस लाई जाती है 2020 में। इसमें एक और पर्सन को ऐड कर देते हैं, पब्लिक सर्वेंट। ये लोग भी एनजीओ से फंड नहीं ले सकते, जो ये फॉरेन फंड्स आते हैं ये लोग इसे रिसीव नहीं कर सकते हैं। सेकंड चेंज आया, जो मैंने अभी बताया ना, ये एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, इनको अगर फंड चाहिए, ये फॉरेन फंड्स चाहिए, तो इनको एक लाइसेंस चाहिए होगा, FCRA लाइसेंस, ठीक है। जिन लोगों के पास ये लाइसेंस होगा उन्हीं को ये फंड मिलेगा, और ये लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए ही होता है वैलिड, ठीक है, सिर्फ 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। सॉरी, ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट था कि जो भी एनजीओ है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल, उसके जो की या फिर मैनेजर पोस्ट पे जो भी होगा, जो पूरा कंट्रोल कर रहा है, प्लस उसके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के आधार कार्ड गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा इनको, ठीक है। ये लाया गया चेंजेस 2020 में। फिर बोला गया कि फोर्थ पॉइंट, कि पहले क्या होता था, आप कहीं पर भी इंडिया के भी किसी भी देश में, सॉरी किसी भी स्टेट में हो, वहाँ पे आप अपना ब्रांच ओपन करा सकते थे बैंक अकाउंट का, और उसमें फ़ंड ले सकते थे। बट 2020 में चेंज आया इसमें बोला गया कि आपको SBI का अकाउंट खुलवाना है, और वो भी कहाँ पे, पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच। इस पर्टिकुलर ब्रांच में ही अगर आपका अकाउंट खुलेगा तभी ये फंड मिलेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट ये बोला गया, पहले क्या होता था कि अगर 100 रुपये फंड में आ रहा है तो इसमें से 50 रुपये जो भी एनजीओ होता था वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया या फिर सैलरीज रिलेटेड चीज़ों में खर्च कर सकता था, और बाकी के जो 50 रुपीज़ थे वो बाकी वो जो चाहे, जो सपोज करो कोई एनजीओ है जो गरीबों को कपड़ा बांटता है, तो ये 50 रुपये वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता था। बट 2020 में चेंज आता है, इसमें बोला गया कि भाई आपको इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है। एनजीओ 50 से इसे 20% पे ला दिया गया। पहले कितना था, 50%, इसको डिक्रीज़ करके 20% ला दिया गया कि इतने फंड में आप लोगों को सैलरी दो, अपने ऑफिस का मेंटेनेंस वर्क हो या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो इतने ही फंड में आपको करना होगा। अभी मैंने जैसे बताया कि लाइसेंस मिलेगा आपको FCRA, ये जो लाइसेंस होगा ये 3 साल के लिए वैलिड है आपके पास, ठीक है। ये थोड़ा ये 3 साल के लिए वैलिड है। 3 साल होने से पहले, मतलब 6 मंथ पहले ही आपको गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना होगा लाइसेंस के लिए। तो गवर्नमेंट चेक करेगी कि ये कोई बेनामी तो नहीं है। सेकंड पॉइंट चेक करेगी, क्या ये फंडिंग रिलीजियस कन्वर्जन के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा। जैसे आपने कई सारी स्टोरीज सुनी होगी, स्टोरीज इन द सेंस कि आपने पंजाब की एग्जांपल ले लो, बिहार का एग्जांपल ले लो, रिसेंट एग्जांपल है बिहार का। यहाँ पे क्या हुआ, जो कल होता है ना, आपने देखा होगा गांव में कल लगे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा था, फॉरेन फंड से कल को लगाया जा रहा था हैंडपम्प को गाँव में,
और वहाँ पर जो जिस गांव में लग रहा था वहाँ के ज़्यादातर लोगों को वो कन्वर्ट कर रहे थे कि हम आपको लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। ये चीज़ें देखने के लिए मिला कि एनजीओ किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है कन्वर्जन के लिए। ठीक है, या फिर कम्युनल टेंशन्स तो नहीं क्रिएट कर रहे हो आप, और मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं है फंड का जो आपको मिला। जो ऐसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट ने 20% कर दिया कि ये इतना ही पैसा आप खर्च कर सकते हो अपने ऊपर, इससे ज़्यादा तो ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी और जगह तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने, जैसे कि एक पर्सन है जिसको ये FCRA लाइसेंस मिल गया, इसे फॉरेन से आया फंड, ठीक है, तो इसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। बट ये पर्सन क्या करता था, इसके पास लाइसेंस है, जो दूसरा आदमी है इसके पास लाइसेंस नहीं है, तो इसको पैसा दे देता था। बट 2020 में ये भी चेंज ला दिया गया कि आपको फंड मिला है तो आप ही यूटिलाइज करो, ठीक है। आप किसी थर्ड पर्सन को ये पैसे नहीं दे सकते हो। मतलब फर्स्ट पर्सन वो हो गया जिसने पैसा ट्रांसफ़र किया, सेकंड पर्सन वो है जिसके अकाउंट में आया, थर्ड पर्सन मतलब वो तीसरा पर्सन जिसको आप पैसा दे रहे हो कि भाई मैं तो पार्टी कर रहा हूँ, तुम भी इस पैसे का यूज़ कर लो, पार्टी करो, ठीक है। तो ये चीज़ें बैन कर दी गई है। तो उसी के अंतर्गत ये डिसीज़न लिया गया है कि जो फॉरेन फंड्स आ रहे हैं इसे 4 साल के अंदर आपको यूटिलाइज़ करना है। नहीं यूटिलाइज़ किया तो गवर्नमेंट इसे 4 साल बाद फ्रीज कर देगी। हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सिटी कॉलिजन फॉर सर्कुलरिटी, इसे आप C3 के भी नाम से जानते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक्स ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सिटी टू सिटी जो कोलैबोरेशन है इसे इम्प्रूव करना चाहता है। ये मल्टी नेशन अलायंस है। मल्टी नेशन अलायंस का मतलब हो गया कि सिर्फ इंडिया की सिटीज़ की बात नहीं हो रही है कि आप आइए हमारे साथ नॉलेज शेयर करिए एक सिटी दूसरे सिटी से, कि आपने कैसे वेस्ट मैनेजमेंट किया है, और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया लेवल पे बात नहीं हो रही है, ये इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। जैसे कि फ्रांस की कोई सिटी है, उसके पास कोई मतलब मान लो प्लास्टिक रिलेटेड उसको नॉलेज है कि प्लास्टिक को कैसे रीयूज़ किया जा सकता है अगेन एंड अगेन विदाउट उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो ये हमारे पास आएगा। सपोज करो मुंबई में आता है, वो वहाँ पे बताता है कि आप इस तरीके का प्लांट डाल सकते हो इस प्लास्टिक का, और कहाँ कहाँ आप अपनी इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके की बात की गई है इस लॉन्च, ये जो हम लोगों ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है C3, ये एक क्या कर रहा है कि इसमें काफ़ी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहा है। जैसे कि पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्रियल लीडर हो गया, रिसर्चर हो गया, ये सब आकर के डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इन फ्यूचर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सके और रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिव वे में यूज़ किए करें। मतलब अभी बताया ना प्लास्टिक का बार बार कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कि नया प्लास्टिक हम लोग प्रोड्यूस ना करें, ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो वेस्ट होगा वो भी कम होगा। अब बात करते हैं कि जो हमारे PM है उन्होंने एक मैसेज दिया कि प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल, इसे P3 के भी नाम से बताया गया है। मेन फोकस ये है कि ये जो प्रो प्लैनेट पीपल है, मतलब हम आप जो भी सोसाइटी में लोग हैं ये सब लोग 3R प्रिंसिपल को फॉलो करें। 3R प्रिंसिपल है क्या? रिड्यूस, प्लास्टिक है तो इसका रिड्यूस यूज़ करें, मतलब ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ ना करें। रीयूज़, जो प्लास्टिक है उसी को आप मार्केट में ले जाएं, क्योंकि प्लास्टिक को जब दुकानदार दे तो मना कर दो कि भाई हम लेके आया जो भी हमारे पास प्लास्टिक के बैग है। रिसाइकल, कुछ प्लास्टिक के बैग जो फट गया उसका वापस प्लांट में जाए, वहाँ पे रिसाइकल करके उसे नया प्लास्टिक बना दे, बल्कि आपको नया रॉ मटेरियल से प्लास्टिक बनाने की ज़रूरत ना हो। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा रहता है जब मीन्स में आप आंसर लिख रहे होते हो कि प्रो प्लैनेट पीपल P3, ठीक है। और हमारे PM ने एम्फोसाइज किया कि आइए नॉलेज शेयर करिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सर्कुलर इकोनॉमी में। सर्कुलर इकोनॉमी यही है जो मैं अभी बता रहा था कि किस तरीके से सिटी टू सिटी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। और जो हमारी इकोनॉमी में अगर एक प्लास्टिक का बैग आ गया है, ठीक है, तो नया प्लास्टिक प्रोड्यूस करके हमारे इकोनॉमी में उसे इंट्रोड्यूस ना करा के इसी प्लास्टिक बैग का बार बार रिसाइकल हो, बार बार यूज़ हो, तो ये क्या हुआ, सर्कुलर मैनर में यूज़ हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में इसका यूज़ हो रहा है, तो इसी को एक टर्म दे दिया सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये सब टर्म्स को याद रखा करिए जब आप आंसर में लिखते हो, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि किसी जेन्युइन पर्सन ने लिखा है। इसी के अंतर्गत सिटीज़ CITIIS 2.0 को भी
बात किया गया कि इसको भी हम लोग लेके चल रहे हैं। इससे पहले वन भी आया था। ठीक है। इसमें होता क्या है, ये आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। इसमें बेसिक वही बात है, सर्कुलर इकोनॉमी की ही बात हो रही है, बट एक अच्छे प्रॉपर मैनर में। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि अर्बन प्लानिंग होती है ना, तो उसमें वाटर सप्लाई, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। जो सिटीज़ है उसको कैसे इम्प्रूव करें हम। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने 18 सिटीज़ को लिया है 14 स्टेट से। इन सिटीज़ को हम लोगों को इम्प्रूव करना है, चाहे अर्बन मोबिलिटी की बात कर रहे हो या सैनिटेशन सिचुएशंस जो भी हमारे सिटीज़ में है उस सिस्टम को इम्प्रूव करना है। सस्टेनेबल एनर्जी की बात की जा रही है कि इन सिटीज़ में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। रिसाइकल, इको ट्रांसपोर्ट, जैसे कि दिल्ली में आपको इलेक्ट्रिक बसेस देखने के लिए मिल जाती है। प्लांटेशन जो आपको टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलता है, स्कीम्स लॉन्च करती है गवर्नमेंट की। कुछ जैसे गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी है तो उसमें क्या करते हैं कि चलो इतने लाख प्लांट लगाएंगे हम लोग, तो इस तरह के स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं इसके अंतर्गत। जो ये 2.0 है, इसको स्टार्ट किया गया था 2023 में, ये 2027 तक चलेगा, यानी कि 4 साल का ये साइकिल है इसका। ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हमारे साथ मिल करके, जैसे आप ये बताया था, जो सिटी, एक सिटी दूसरे सिटीज से अपने नॉलेज शेयर करेंगे, तो इसमें यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है हमारे साथ काम करने के लिए। तो एक बेसिक सा ये न्यूज़ आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा था। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि C3 क्या है, P3 क्या है। ठीक, ये दो प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे हैं और उसके मीन्स में भी आप यूज़ कर सकते हो।